Students, next topic in our chapter is the use of dimensional equation is the derivation of formula. तो स्टूडेंट हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं दो यूज़ ऑफ डायमेंशनल फार्मूला देख चुके हैं कि एक फॉर्मूले में एक यूज़ में हमने देखा था कि यूनिट को कन्वर्ट करना, और दूसरा जो हमारे पास था कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो तीसरा हमारे पास है स्टूडेंट डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। और स्टूडेंट ये भी हमारा किस पर डिपेंड है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम होमोजेनिटी के बारे में लास्ट वीडियो में भी देखा था, होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक जैसा डायमेंशन होना किसी भी फिजिकल जो हमारे पास मैथमेटिकली रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच मे डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या है, एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है जिसकी लेंथ L दी हुई है, जिसमें जो बॉब सस्पेंडेड है उसका मास m है, और इस पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसका जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है t। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइम पीरियड का हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ m, l एंड g। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमें करना क्या है, एक रिलेशन हमें क्या निकाला, इनके बीच में निकालना। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस रिलेशन में L की पावर क्या होगी, M की पावर क्या होगी, G की पावर क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये इस डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ करके हम जो फॉर्मूला निकालेंगे उसमें हमें पावर्स के बारे में ही पता चलने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड है इन तीन फैक्टर्स पे क्या है, डिपेंड है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं, मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम है इज डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन स्टूडेंट हमें ये नहीं पता कि इनकी पावर क्या है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमने ये मान लिया कि इसकी पावर a है, इसकी पावर b है, इसकी पावर क्या है, c है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट यहाँ पे जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। और ये कॉन्स्टेंट कैसा होगा स्टूडेंट, डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट होगा। अगर ये डायमेंशनल कांस्टेंट होता तो ये जो हमारे पास हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये अप्लाई नहीं होता अगर ये कांस्टेंट डायमेंशनल होता। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको हम यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में ये हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस है कोई इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इसको ड्रॉप करने के बाद L की पावर B हुई, G की पावर C। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, L, A, B और C की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सभी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे कि हमें पता है टाइम का डायमेंशन क्या होता है, मास 0 हुआ, लेंथ 0 हुआ, और टाइम की पावर होनी चाहिए 1। यहाँ पर मास के लिए लिख सकते हैं m, l तो 0 है ही, t 0 है, यानी m की पावर हो जाती है 1, l हमारा 0, t हमारा 0। l के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो कि लेंथ है, लेंथ में m 0 होता है, l 1 होता है, t हमारा क्या होता है 0। और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्टूडेंट, इसमें मास 0 होता है, L 1 होता है, t की पावर होती है -2। तो स्टूडेंट ये टर्म्स हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस को करने के लिए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन सभी का डायमेंशन इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो t का डायमेंशन यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, m0, L0 और t की पावर 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर m की है पावर हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पर इन टर्म्स को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पे इनकी पावर का कोई मीनिंग नहीं बनता तो हम यहाँ पे सिंपल m लिख सकते हैं। इसके लिए हम सीधा सिंपल हम l लिख सकते हैं लेंथ के लिए, और एक्सीलरेशन के लिए स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर L-t-2। तो यहाँ पर स्टूडेंट m मास का डायमेंशन होता है m, तो m यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मास की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं m की पावर है a। इसी तरीके से लेंथ जो है यहाँ पर, लेंथ का डायमेंशन है l और l की पावर है b। इसी तरीके से g का डायमेंशन है L-t-2 और इसका पावर दी हुई है c। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस पावर्स को क्या करना है, हमें ओपन करना है और फिर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो m की पावर हुआ a, l की पावर हुई b, यहाँ इसको ओपन करेंगे l की पावर c और t की पावर होगी -2c। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बेस है उनको ऐड करके सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। m a l यहाँ पर l यहाँ बेस दोनों सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और t क्या है -2c। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर अगर हम होमोजीनिटी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो होमोजीनिटी इक्वेशन क्या कहती है कि लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेफ्ट और राइट साइड वाले डायमेंशन जो है क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर m की पावर यहाँ a है और यहाँ पर m की पावर 0 है तो यानी m की पावर लेफ्ट और राइट में क्या है, सेम होनी चाहिए, यानी a विल बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर l की पावर b प्लस c है और यहाँ पर l की पावर हमें दिखाई दे रही है 0 था, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी स्टूडेंट होगा हमारा 0। इसी तरीके से t की पावर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है -2c और यहाँ पर t की पावर है 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता चल रहा, c की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं -1/2 और c की वैल्यू जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे b प्लस सी इक्वल्स टू 0 और c की वैल्यू हमारे पास -1/2c 1/2, तो b की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको वहाँ पे राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास ये आया, एक ये थी टर्म और एक ये है। तो स्टूडेंट इनको हम जो हमारे पास ये फॉर्मूला था इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, यूज़, इसको हम इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला था, जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम था, के एक कांस्टेंट था जिसके बारे में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो ये है। तो हमारे पास t की पावर क्या, t इक्वल्स टू के m की पावर a है, m की पावर a मतलब 0, a की वैल्यू है 0, l की वैल्यू है स्टूडेंट, l की पावर है हाफ, b जो कि हाफ के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं l की पावर हुआ हाफ, और जो g की पावर c है -हाफ, तो g की पावर हुआ -हाफ। तो इसको m की पावर 0 इट मीन्स 1 हो गया ये, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं तो k को हम लिख सकते हैं l की पावर हाफ और इसको नीचे लेके जा सकते हैं g की पावर हाफ और इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट k √l/g। तो स्टूडेंट यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन क्या है हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलती है। और अगर हम अलग फॉर्मूले से किसी और अप्रोच का यूज़ करके k की वैल्यू निकालते हैं फॉर सेम सिचुएशन, तो k की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आती है 2π, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो k की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो 2π√l/g। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो k की वैल्यू 2π आई है वो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलती है। ये तो थे डायमेंशनल एनालिसिस के यूज़, लेकिन हमारे पास इसके डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट लिमिटेशन ऑन द डायमेंशनल ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस इज दिस मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने पिछले भी देखा था कि जब हम
जैसे कि हमने एक ये फॉर्मूला किया था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पर इस कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस मेथड से हमें नहीं मिलती है। और स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशन द फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव। और स्टूडेंट एक और ये भी हमारे पास लिमिटेशन है ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है तो उसके बारे में भी हमारे पास ये कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन नहीं देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पर नहीं मिलती है। एंड द थर्ड इज स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या है, हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसे और हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनके बारे में कोई रिलेशंस, उनसे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके स्टूडेंट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सभी क्या है, हमारे डायमेंशनल लेस फंक्शन होते हैं, इनकी डायमेंशंस होते ही नहीं हैं। और स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट इज दैट दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बना सकते। जैसे कि हमने जब ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था तो हमारे पास कांस्टेंट तो आया था, लेकिन ये कांस्टेंट की वैल्यू 2π है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कभी नहीं निकाल सकते। इस कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किसी और मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कभी एग्जैक्ट फॉर्मूला इस फॉर्मूले का यूज़ करके नहीं निकाल पाते हैं। एंड अदर लास्ट हमारे पास लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस है स्टूडेंट, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें किसी भी तरह की इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। इसके स्टूडेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी हम उनको बोलते हैं, उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी के पास जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो स्टूडेंट ये डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास कुछ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।